कैसे हैं दोस्तों। फिलिस्तीन की पिछली 150 साल की तारीख कॉन्फ्लिक्ट, जंगों, साजिशों, गद्दारियों और जुल्म सितम की दास्तानों से भरी पड़ी है। 19वीं सदी के आखिर तक फिलिस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 3 मजहबों के पैरोकार यानी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए ये मुकामात बहुत मुकद्दस मुकाम रखती थी, क्योंकि ये सरजमीन फिलिस्तीन अपने दामन में 3 मज़ाहिब की सखावत, तारीख और कदीम मजहब मुकामात समेटे हुए है। 1878 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में की गई जनगणना के मुताबिक फिलिस्तीन पर उस वक्त 87% मुसलमान और 90% ईसाई और 4% यहूदी आबाद थे। उस दौर में यहूदियों के साथ दुनिया भर में बहुत बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में रहने वाले यहूदी बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे और उनमें अपनी अलग यहूदी रियासत भी जोर पकड़ने लगी थी। फिलिस्तीन, जो कि मजहबी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से यहूदियों के लिए बहुत बेहतर थी, उसके सिवाय पूरी दुनिया में और कोई जगह उनके मुताबिक नहीं थी। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद, जो यहूदियों के इन इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो यहूदियों की फिलिस्तीन में खरीदारी और हिजरत में रुकावट बने रहे। 20वीं सदी के आगाज तक सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। पहली जंग अजीम में इत्तेहादियों यानी फ्रांस, बरतानिया, रूस और अमेरिका के मुकाबले में सल्तनत उस्मानिया ने सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बल्गारिया वगैरह का साथ दिया था। सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए बरतानिया को मकामी अरब लीडरों की जरूरत थी, यानी अगर वो बगावत करें तो ही सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा जा सकता था। इसलिए मिस्र में बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी मैकमहन ने शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली बिन हाशिम के साथ जुलाई 1915 से मार्च 1916 तक 10 खतों का तबादला भी किया। इस खतों किताब में बरतानवी हाई कमिश्नर ने शरीफ मक्का को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद के लिए अरब इलाकों को आज़ाद कराने की पेशकश भी की थी। फिर शरीफ मक्का ने अरब इलाकों और फिलिस्तीन का कंट्रोल हासिल करने के लिए बरतानिया की मदद की हामी भर ली। इसलिए शरीफ मक्का ने पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। दूसरी तरफ बरतानिया ने यूरोप और अमेरिका में मौजूद ताकतवर यहूदियों की हिमायत हासिल करने के लिए फिलिस्तीन में इनको नए वतन की पेशकश कर दी। इसी वजह से नवंबर 1917 में बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा आर्थर बाल्फोर ने बरतानवी यहूदी रहनुमा लॉर्ड रोथशाइल्ड को खत लिखा। इस खत में यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक यहूदी रियासत के क़याम का यकीन दिलाया गया। इस ऐलान को तारीख में ऐलान बाल्फोर यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस तरह बरतानिया फिलिस्तीन के मामले पर अरबों के साथ डबल गेम खेलता रहा। यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह देना बरतानिया का स्ट्रेटेजिक मुफाद रखता था, इसलिए उसने अरब के बजाय यहूदियों को अर्ज़ फिलिस्तीन देने का सोच लिया। फिलिस्तीन की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या थी? यहूदियों का फिलिस्तीन पर कंट्रोल बरतानिया, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के लिए क्यों ज़रूरी था? ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज इसराइल का क़याम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहली जंग अजीम में शिकस्त के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर यानी शाम, उर्दन, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन पर इत्तेहादियों का कब्जा हो गया। फिलिस्तीन का इलाका बरतानिया के कब्जे में आ गया। अब हालातों को देखते हुए ज़ियोनिस्ट मूवमेंट यानी सहूनी तहरीक में तेजी आ गई। उस वक्त दुनिया भर की यहूदी तंजीमें अरबों से महंगे दामों में ज़मीनें खरीद रही थीं। दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके फिलिस्तीन में आबाद होने लगे थे। फिलिस्तीन में बढ़ती हुई यहूदी आबादी ने मुकामी अरबों की आबादी को परेशानी में डाल दिया। अरबों और यहूदियों में कशीदगी के हालात भी पैदा होने लगे। फिलिस्तीन की अरब आबादी ने बरतानवी इंतजामिया के खिलाफ यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर 1936 से 1939 तक एक बगावत कर दी। इससे फिलिस्तीन में बदअमनी फैलने लगी। बरतानवी इंतजामिया का मुल्क में निज़ाम संभालना मुश्किल हो गया। दोनों आबादियों का एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों ने बरतानिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए। बरतानिया ने इस मसले के हल के लिए पील कमीशन तैयार किया। पील कमीशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी। अरब आबादी ने पील कमीशन की इस राय को मुस्तरद कर दिया। अरब फिलिस्तीन की सरजमीन को किसी भी कीमत पर तकसीम करने के खिलाफ थे। पील कमीशन की नाकामी के बाद बरतानिया ने इसके हल के लिए और भी कोशिशें की कि किसी तरह अरब इस मसले के हल के लिए किसी एक राय पर सहमत हो जाएं।
इन कोशिशों में वुड हीट कमीशन रिपोर्ट और वाइट पेपर ऑफ 1939 वगैरह भी शामिल हैं। बरतानिया की इन तमाम कोशिशों में एक बात तो साफ थी, और वो ये थी कि बरतानिया फिलिस्तीन के मसले के किसी भी हल में यहूदियों को उनकी आबादी और ज़मीन की मिल्कियत के तनासुब से बढ़कर हिस्सा देना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन के मुस्तकबिल के लिए अरब आबादी यहूदियों के फिलिस्तीन में किसी भी तरह के रोल के लिए सब खिलाफ थी, और वो फिलिस्तीन से यहूदियों को किसी भी तरह निकालना चाहती थी। एक तरफ तो बरतानिया इस तनाज़े की हल के लिए कोशिशें कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ यहूदियों की बड़ी तादाद फिलिस्तीन में हिजरत करती रही। 1918 में फिलिस्तीन की बरतानिया के कंट्रोल में आ जाने के बाद 1946 तक 4.25 लाख यहूदी यूरोप से आकर फिलिस्तीन में आबाद हो चुके थे। इस हिजरत की वजह से आबादी की डेमोग्राफी बहुत मुतासिर हुई। बरतानिया के कब्जे के इन 30 सालों में यहूदी 6% की छोटी सी आबादी से बढ़कर 33% की एक बड़ी आबादी बन गए थे, या आप इसे दूसरी बड़ी आबादी भी कह सकते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में नौ आबादियत का खात्मा होने लगा, तो 1947 में बरतानिया ने फिलिस्तीन से अपना कंट्रोल ख़त्म करके वापस जाने का फैसला कर लिया। जाते जाते बरतानिया ने फिलिस्तीन के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन के मसले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसे यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन कहा जाता है। इन 11 मुल्कों की कमेटी के जिम्मे फिलिस्तीन के मुस्तकबिल को बनाने का टास्क था। अरब लीडर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अरब लीडर्स ने अपनी आवाम को भी कमेटी के किसी ताउन के लिए मना कर दिया, जबकि यहूदियों की तंजीम जेविश एजेंसी और जेविश नेशनल काउंसिल को अरब लीडर्स के बायकॉट की वजह से खुला मैदान मिल गया। यहूदियों की तंजीमों ने पूरी ताकत और वसाइल के साथ यूनाइटेड नेशन के कमेटी में लॉबिंग शुरू कर दी। कमेटी ने फिलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने और लोगों के हालात जानने के बाद मसले के हल पर गौर करना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी फिलिस्तीन के हल के लिए इख्तिलाफात का शिकार हो गई। कमेटी ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की राय दी। इन 7 ममालिक में ज़्यादातर मगरबी ममालिक थे, जबकि 3 ममालिक ने फिलिस्तीन को तकसीम न करने की तजवीज़ दी थी, मगर कमेटी ने अक्सरियत की बुनियाद पर फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली तजवीज़ को मान लिया। इसी कमेटी ने फिलिस्तीन की तकसीम का मुकम्मल प्लान भी पेश किया कि फिलिस्तीन का कौन सा हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और कौन सा अरबों को। दोस्तों, अब हम आपको फिलिस्तीन की ज्योग्राफी अहमियत के बारे में बताएंगे। अगर आप नक्शे में गौर से देखें तो फिलिस्तीन मशरिक़ वस्ता में वाक़या है। यहाँ हम फिलिस्तीन के पास वो खित्ता देख रहे हैं जो आज इसराइल के पास भी है। फिलिस्तीन के शुमाल और मशरिक़ में मौजूद अरब ममालिक जैसे उर्दन, इराक, शाम और सऊदी अरब मौजूद है, जबकि इसके मगरिब में अफ्रीका का अरब मुल्क मिस्र मौजूद है। ये सारा खित्ता तेल की दौलत से माला माल है। फिलिस्तीन के शुमाल मगरिब में बहरा रोम है, जिसके दूसरी तरफ कब्रस, तुर्की, यूनान और यूरोप के दूसरे ममालिक वाक़या हैं। इस तरह फिलिस्तीन 3 बर्रे आज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मौजूद है, और यूरोप से एशिया या अफ्रीका जाना है तो फिलिस्तीन के अलावा किसी दूसरे ज़मीनी रास्ते से जाना मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह फिलिस्तीन यूरोप और अफ्रीका जाने के लिए पुल का काम करता है। इसी लोकेशन की वजह से फिलिस्तीन दुनिया का एक अहम स्टेट है, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन की लोकेशन के फ़वाइद ख़त्म नहीं होते। जनूब में इसका किनारा खलीज अकबा को लगता है। अकबा के मगरिब में सऊदी अरब, जबकि मिस्र का सहराए सीना लगता है, जो सुएज़ कैनाल तक फैला हुआ है। खलीज अकबा के आगे जाकर बहराए अहमर या रेड सी है। इसी तरह फिलिस्तीन या मिस्र ही 2 ऐसे ममालिक हैं जिनको बहराए रोम या बहराए अहमर लगते हैं। एशिया यूरोप के दरमियान होने वाली तमाम समुद्री तिजारतें पहले बहराए अहमर आती हैं, फिर सुएज़ कैनाल क्रॉस करके ये बहराए रोम में चली जाती हैं। दुनिया की बहरी तिजारत की रीढ़ की हड्डी यानी नहर सुएज़ कैनाल फिलिस्तीन से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। इस तरह नहर सुएज़ से गुजरने वाली तमाम तिजारत पर नजरें रखना हो या इसे कंट्रोल करना हो या इसे बंद करना हो तो बहरी बेड़ों की फिलिस्तीन के पानियों में मौजूदगी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है। दोस्तों, इसराइल के क़याम की सीरीज़ में बस इतना ही, लेकिन इसकी पूरी कहानी हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान। कैसे हैं दोस्तों?
जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि सुएज कैनाल की अहमियत क्या क्या है, ये किन किन समुद्रों को आपस में जोड़ती है, या रेड सी से मेडिटेरियन सी तक तिजारत करनी हो तो सुएज कैनाल ही वो नहर है जो तिजारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके अलावा अगर सुएज कैनाल की तर्ज पर कोई दूसरी नहर बनाई जाए जो मेडिटेरियन सी से रेड सी को जोड़े या इस कैनाल को बाईपास करे, तो दोस्तों फिलिस्तीन ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें ये नहर बनाई जा सकती है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि फिलिस्तीन ही वो वाहिद मुल्क है मिस्र के अलावा जिसे मेडिटेरियन सी और रेड सी लगते हैं। यह इसके करीब पड़ता है। फिलिस्तीन के जुनूब में खलीज अकबा से लेकर नजफ का इलाका है। इस इलाके में इंसानों की आबादी बहुत कम है। फिलिस्तीन के बीच में ये वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा है। इसे वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उर्दन के दरिया के मगरबी किनारे पर मौजूद है। वेस्ट बैंक का मगरबी इलाका जुडेरियम की ऊंची नीची पहाड़ियों पर डिपेंड है। वेस्ट बैंक और अनाकाबा के बीच में डेड सी है। फिलिस्तीन के मशरिक में दरियाए उर्दन मौजूद है जो फिलिस्तीन की उर्दन के साथ मशरकी सरहद भी है। दरियाए उर्दन शुमाल में गोलान की पहाड़ियों से शुरू होकर पहले सी ऑफ गैलिली तक जाता है, फिर वहां से होते हुए डेड सी में गिर जाता है। सी ऑफ गैलिली का ये सारा इलाका यानी ये गैलिली और जर्सी वैली, ये सारा इलाका बहुत ज़रख़ेज़ है क्योंकि सी ऑफ गैलिली इंसानी आबादी के लिए साफ पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। वेस्ट बैंक के साथ ये साहिली इलाका शेरोन प्लेन है। ये इलाका भी बहुत ज़रख़ेज़ है। वेस्ट बैंक के अंदर सबसे बड़ा और तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाई और यहूदियत के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम यानी यरूशलेम है। अब हम आपको अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की तक़सीम के बारे में भी बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें सारा नजफ, सेरा और ज़रख़ेज़ जर्सी वैली और साहिली मैदानी इलाका शेरोन प्लेन इजराइल को दे दिया गया। साफ पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे को भी मुकम्मल तौर पर इजराइल को ही दे दिया गया। इजराइल को दिया जाने वाला ये इलाका कुल फिलिस्तीन के रकबे का 57% था, जबकि फिलिस्तीन को दिया जाने वाला इलाका रकबे के लिहाज से 43% यानी 43% था। फिलिस्तीन को दिए जाने वाले इलाकों में लेबनान के साथ गलीली का ये इलाका, वेस्ट बैंक और गाज़ा का ये शुमाली इलाका था। यरूशलेम शहर को बैनुल अक़वामी कंट्रोल में दे दिया गया। मेडिटेरियन सी की 2/3 से ज़्यादा कोस्ट लाइन भी इसराइल को दे दी गई। जुनूब में नजफ, सहरा और अकाबा का इलाका भी इसराइल को दे दिया गया। इसी वजह से इसकी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई क्योंकि इसे बहरा रोम और बहरा एमर तक रसाई मिल गई। इंसानी आबादी के लिए साहिल इलाका शेरोन प्लेन भी इसराइल को मिल गया। शेरोन प्लेन इसराइल को मिल जाने से इसकी ज़राअत की ज़रूरत भी पूरी होने लगी थी। फिर ये साहिली इलाके सनत और तिजारत के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थे। यूनाइटेड नेशन की कमेटी की तरफ से की गई तकसीम बहुत गैर माकूल और ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर थी। इससे वाज़ेह तौर पर यह लगता था कि नक्शे बनाते वक्त कमेटी का झुकाव इजराइल की तरफ था। यहूदियों की 33% आबादी और उनके पास 7% ज़मीन थी, फिर भी उनको 57% इलाका देना समझ से बाहर था। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई आबादी और ज़मीनों के नक्शे भी देखते हैं। स्क्रीन के राइट साइड में फिलिस्तीन के यहूदी हैं जिनको आबादी के रूप में दिखाया गया है, और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अरब और यहूदियों की ज़मीनें मिल्कियत दिखाई गई हैं। यहाँ यहूदियों की आबादी और ज़मीनों को नीले रंग से, जबकि फिलिस्तीनियों को ऑरेंज यानी नारंगी रंग से दिखाया गया है। सरकारी और दूसरी ज़मीनों को आप ग्रे रंग में देख सकते हैं। स्क्रीन के बीच में यूनाइटेड नेशन में तकसीम किए गए नक्शे को पेश किया गया है। इस नक्शे में मौजूद नीले रंग में इसराइल को दिखाया गया है, जबकि हल्के पीले रंग में मौजूद फिलिस्तीन को दिखाया गया है। अगर हम आबादी को देखें तो सिर्फ जाफा में यहूदियों की आबादी अक्सरियत में थी, यानी 7% थी। इसके अलावा किसी भी ज़िले में यहूदियों की आबादी अक्सरियत में नहीं थी। सिर्फ जाफा में यहूदियों की आबादी अक्सरियत में थी, यानी 71%, 71% थी। इसके अलावा किसी भी ज़िले में यहूदियों की आबादी अक्सरियत में नहीं थी। अगर ज़मीन की मिल्कियत वाले नक्शे को देखें तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जाफा ज़िले में थी और वो 39% यानी 39% थी। यहूदियों की किसी भी एक ज़िले में ज़मीनी मिल्कियत में अक्सरियत नहीं थी।
यूनाइटेड नेशन के इन नक्शों में ये वाज़ेह होता है कि जिन जगह यहूदियों की आबादी अक़लियत में थी वो इलाके भी इसराइल को दे दिए गए। इसराइल को साफ पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा सी ऑफ गैलिली देने के लिए इसके आसपास का सारा इलाका इसराइल को दे दिया गया, ये देखे बिना कि ना यहाँ यहूदियों की अक्सरियत है और ना उनके पास इस इलाके की अक्सरियत ज़मीन है। इसके अलावा जुनूब में नजफ सहारा भी इसराइल को दे दिया गया था ताकि इसराइल को बहराए रोम और बहराए एमर दोनों तक आसानी से रसाई पहुंच सके। हालांकि नजफ सहरा में यहूदियों की आबादी 1% से भी कम थी और इस सहरा में 99% अरब फ़िलिस्तीनी आबाद थे। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने फ़िलिस्तीन की तक़सीम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जनरल असेंबली यानी रेज़ोल्यूशन 181 की सूरत में पेश की थी। जनरल असेंबली के रूल्स के मुताबिक फ़िलिस्तीन की तक़सीम और एक नई यहूदी रियासत का क़याम तभी मुमकिन था अगर जनरल असेंबली ये करारदाद 2% की अक्सरियत से मंजूर कर लेती है। तो तकरीबन तमाम मगरिबी ममालिक इस करारदाद के हक़ में थे और तमाम मुस्लिम ममालिक इस करारदाद के ख़िलाफ़ थे। इसलिए इस करारदाद को 2% की अक्सरियत से पास होना आसान काम नहीं था। ताकतवर मगरिबी ममालिक एक नई यहूदी रियासत के हक़ में थे, शायद वो इसलिए कि इन ममालिक को मुस्तकबिल में दुनिया के इस अहम मुस्लिम खित्ते में एक इत्तेहादी और काउंटरवेट मिल सकता था, एक मजबूत इत्तेहादी जो तेल की दौलत से माला माल इस अहम खित्ते में मौजूदगी इन ममालिक की तिजारती, मुआशी, जियो स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थी। ज़ियोनिस्ट तंजीमों को 2000 साल बाद अपनी रियासत के कायम होने की सूरत नज़र आने लगी थी, तो वो अपने पूरे वसाइल और ताकत इस ख्वाब को पूरा करने में लगाते चले गए। ज़ियोनिस्ट तंजीमें दुनिया भर के ममालिक को इस करारदाद के हक़ में वोट देने के लिए लॉबिंग शुरू करने लगे। अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की फंडिंग करने वाली यहूदी तंजीमों और कांग्रेस के यहूदी अरकानों ने अमरीकी सदर ट्रूमैन पर प्रेशर डाला कि दुनिया भर के ममालिक को इस करारदाद के हक़ में वोट डालने के लिए मजबूर करे। ज़ियोनिस्ट तंजीमों की अमरीका के ज़रिए प्रेशर डालने वाली कोशिशें तारीख़ में बहुत अच्छी तरह दर्ज हैं, बल्कि रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। अमरीकी सदर और स्टेट डिपार्टमेंट ने अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कमज़ोर ममालिक पर दबाव डाला कि वो करारदाद के हक़ में वोट दें। 26 अमरीकी सीनेट ने एक दस्तखत करता एक टेलीग्राम इन ममालिक को भेजा जिसमें अमरीकी इमदाद के बदले करारदाद में उनकी हिमायत की दरख्वास्त की गई थी। अमरीकी सदर और ज़ियोनिस्ट तंजीमों की इन कोशिशों के बाद 29 सितंबर 1947 को जब करारदाद में वोट डाला गया तो कुल 57 यानी 57 ममालिक में से 33 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 13 ममालिक ने करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया और 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूँ फ़िलिस्तीन को तक़सीम और नई यहूदी रियासत का क़याम के करारदाद नंबर 181 जनरल असेंबली से 2% अक्सरियत से पास हो गई। याद रहे कि इस करारदाद में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। अरब लीडर्स ने ये कहते हुए करारदाद को मुस्तरद कर दिया कि यह अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के खिलाफ है। करारदाद के पास हो जाने के बाद बरतानिया ने यह ऐलान कर दिया कि वो 14 मई 1948 की रात फ़िलिस्तीन छोड़कर चला जाएगा। बरतानिया के जाने के एक दिन पहले ही यहूदी लीडरशिप ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। फ़िलिस्तीनियों ने तक़सीम के ख़िलाफ़ आम हड़ताल का ऐलान कर दिया। फ़िलिस्तीनियों के एहतजाज के नतीजे में दोनों कम्युनिटी में आपसी झड़पें शुरू हो गईं। ये खाना जंगी इसराइल और अरब रियासतों के बीच में जंग में तब्दील हो गईं। इसराइल और 7 अरब रियासतों के बीच होने वाली ये जंग 7 माह तक चली, जिसमें 7 अरब ममालिक में शाम, उर्दन, मिस्र, लेबनान, यमन और इराक, सऊदी अरब वगैरह शामिल थे। जब जंग अरब ममालिक की हार की सूरत में ख़त्म हुई तो इसराइल फ़िलिस्तीन के कुछ ऐसे इलाकों पर भी कब्ज़ा कर चुका था जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 में फ़िलिस्तीन को दिए गए थे। इस तरह जंग के बाद फ़िलिस्तीन 181 करारदाद के हिसाब से भी और ज़्यादा सिकुड़ता चला गया। अरब इसराइल में 1956, 1967 और 1973 ये 3 सालों में बड़ी जंगें हुई। हर दफ़ा फ़िलिस्तीन पहले से ज़्यादा सिकुड़ता रहा।
آج کا فلسطین غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے سے حصے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسرائیل ویسٹ بینک کے علاقوں میں بہت سی غیر قانونی بستیاں بسا کر ان پر اپنا تسلط قائم کر رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، جسے ساری دنیا میں غیر قانونی مانا جاتا ہے، لیکن امریکہ واحد وہ ملک ہے جو اس معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی سب کچھ چھن جانے کے بعد بین الاقوامی ضمیر پر دستک دے رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی ہے۔ فلسطینیوں کا بین الاقوامی ضمیر سے زیادہ گلہ اپنی عرب لیڈرشپ سے ہے، جو تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی اپنی مقدس زمین کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیے ہمارے چینل سامر خان ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔